नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में जिसे आपके लिए बायोलॉजी नाउडेज द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको जैविक वर्गीकरण वर्गीकरण की आवश्यकता और आधुनिक वर्गीकरण प्रणालियों के पीछे का इतिहास बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवित संसार और उसमें मौजूद जीव बहुत विविध हैं। यहाँ आप सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाले एक कोशिकीय जीवों से लेकर विशाल बहुकोशिकीय जीवों तक को पा सकते हैं। हर जीव के बारे में विस्तार से अध्ययन करने के लिए यदि उन्हें समान समूहों में वर्गीकृत किया जा सके तो यह आसान होगा। अतीत में जीवों को वर्गीकृत करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर पहली बार वर्गीकरण अरस्तु ने किया, जो ग्रीक दार्शनिक और जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। यह लगभग 300 ईसा पूर्व की बात है। चूंकि उन दिनों सूक्ष्मदर्शी नहीं थे, इसलिए उन्होंने जीवों को साधारण आकारिकी विशेषताओं के आधार पर समूहित किया। उन्होंने पौधों को तने के आकार के आधार पर विभाजित किया। जिनका तना मुलायम होता है उन्हें हर्ब्स जड़ी बूटी, जिनके कई तने होते हैं और वे हर्ब्स से थोड़े मजबूत होते हैं उन्हें झाड़ियाओं श्रब्स, और अंत में जिनका तना मजबूत और लकड़ी जैसा होता है उन्हें पेड़ ट्रीज कहा। अरस्तु ने जानवरों को दो समूहों में वर्गीकृत किया, एक समूह जिसमें लाल रक्त होता है और दूसरा समूह जिसमें लाल रक्त नहीं होता। ऐसा भी माना जाता है कि अरस्तु ने जानवरों को उनके आवास के आधार पर भी विभाजित किया। आवास वह स्थान है जहां कोई जीव रहता है। उन्होंने जानवरों को उन समूहों में विभाजित किया जो हवा में, जमीन पर और पानी में रहते हैं। हालांकि इसमें कई समस्याएं थीं, फिर भी इस वर्गीकरण का लगभग 2000 वर्षों तक उपयोग किया गया, क्योंकि उन वर्षों में जीव विज्ञान में अधिक प्रगति नहीं हुई थी। 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ और यह जीव विज्ञान में एक बड़ा कदम था, क्योंकि इससे कोशिका और कोशिका भित्ति की खोज हुई। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। 1768 में कार्ल लिनियस ने जीवित जीवों का द्विराज्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यह स्वीडिश वैज्ञानिक आधुनिक वर्गीकी के जनक माने जाते हैं। वह इतने महान वनस्पति विज्ञानी थे कि उन्हें वनस्पति विज्ञान के राजकुमार कहा जाता था। कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने जीवित जीवों को दो राज्यों में विभाजित किया, प्लांटे राज्य और एनिमेलिया राज्य। जिन जीवों की कोशिका या कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति होती थी उन्हें प्लांटे राज्य में रखा गया, और जिन जीवों की कोशिका या कोशिकाओं के चारों ओर कोई कोशिका भित्ति नहीं होती थी उन्हें एनिमेलिया राज्य में रखा गया। समझना और सीखना बहुत आसान है ना? लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें कुछ कमियां भी थीं। पहला बिंदु यह है कि प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को यूकैरियोटिक जीवों जैसे पौधों के साथ ही वर्गीकृत कर दिया गया। यूकैरियोटिक कोशिका में, उदाहरण के लिए यहाँ दिखाए गए पौधों की कोशिका में, एक सच्चा केंद्रक होता है जो केंद्रकीय झिल्ली या आवरण से घिरा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जैसे कि यहाँ दिखाए गए बैक्टीरिया की कोशिका में, सच्चा केंद्रक और केंद्रकीय झिल्ली अनुपस्थित होते हैं। फिर भी इन सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होने के कारण इन्हें किंगडम प्लांटे में एक साथ रखा गया। साथ ही एक कोशिकीय जीव यानी वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है जैसे क्लैमाइडोमोनास, और बहुकोशिकीय जीव यानी वे जीव जिनमें कई कोशिकाएं होती हैं, उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा। फिर स्वपोषी जीव यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं जैसे हरे पौधे, और परपोषी जीव यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उदाहरण के लिए कवक। इन सभी को किंगडम प्लांटे में एक साथ रखा गया। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कारण क्या था? क्योंकि इन जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति के अलावा जीवों का वर्गीकरण करते समय कई अन्य कारकों को भी देखना चाहिए। इसके अलावा कवक की कोशिका भित्ति में काइटिन होता है, जबकि हरे पौधों में जो लिनियस की वर्गीकरण प्रणाली में उसी समूह में आते हैं, उनकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज होता है। इसलिए कोशिका भित्ति की संरचना को भी ध्यान में रखना चाहिए।
लिनियस की वर्गीकरण प्रणाली की एक और कमी यह थी कि कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना, जिनमें पौधों और जानवरों दोनों के लक्षण होते हैं, उन्हें अलग समूह में नहीं रखा गया। यानी यूग्लिना के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति में वे अपने आसपास से पोषक तत्वों को अवशोषित करके विषमपोषी बन जाते हैं। लिनियस की वर्गीकरण प्रणाली में इन्हें एक अलग समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। आइए यूग्लिना की गति पर YouTube से एक अच्छा वीडियो देखते हैं। हम स्पष्ट रूप से फ्लैजेलम देख सकते हैं जो इसकी गति में मदद करता है। साथ ही यूग्लिना में हरे क्लोरोप्लास्ट को भी नोट करें। तो लिनियस की वर्गीकरण प्रणाली की कुछ समस्याओं को हल करने के लिए अर्नस्ट हैकल ने 1866 में एक तीसरा जगत प्रोटिस्टा प्रस्तावित किया, जिसमें वे सभी सूक्ष्म जीव शामिल थे जो न तो पौधे थे और न ही जानवर। लेकिन समस्याएं पूरी तरह से हल नहीं हुई थीं। बाद में 20वीं सदी के मध्य में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विकसित किए गए, जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शियों की तुलना में कहीं अधिक उच्च आवर्धन करने में सक्षम थे। इससे प्रत्येक कोशिका अंगक की संरचना का विस्तार से पता चला। इसलिए एक नई वर्गीकरण प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई जो कोशिका संरचना यानी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति की संरचना, शरीर या थैलस का संगठन यानी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, पोषण का तरीका यानी स्वपोषी या परपोषी, और साथ ही वंशानुगत संबंध यानी किसी जीव के विकासात्मक इतिहास पर आधारित हो। इन सभी बातों पर आधारित हो। 1959 में रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने दो और जगत मोनेरा और जगत फंजाई जोड़े, और उन्होंने अभी अभी देखे गए सभी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा। जगत मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स शामिल थे, जगत प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोट्स थे, जबकि जगत फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स शामिल थे। हम इस व्याख्यान में व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण का अनुसरण करेंगे, लेकिन प्रत्येक जगत के बारे में विस्तार से जानने से पहले मैं यहाँ एक जानकारी जोड़ना चाहूंगा। 1957 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल वूज ने जगत मोनेरा को 2 जगतों आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में विभाजित किया और 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रस्ताव रखा। बाद में उन्होंने जीवन के 3 डोमेन प्रस्तावित किए, यूकार्या जिसमें जगत फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया शामिल हैं, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्किया जिसे अब वूजियन क्रांति कहा जाता है। इस व्याख्यान के लिए बस इतना ही। इस व्याख्यान के भाग 2 में हम जगत मोनेरा को विस्तार से देखेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अधिक वीडियो के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें।